हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और यूपीएससी अखाड़ा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम लोग रेलिवेंट की और क्वालिटी की और सिंप्लीफाइड की बातें करते हैं। उसी के साथ ही आज हमारी थर्ड क्लास जानी है और थर्ड क्लास से पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, स्टोन एज से शुरुआत करी थी, ओरिजिन से कहानी शुरू होते होते अब जो हमारी कहानी है वो आप देख सकते होंगे कि लेटर वैदिक तक आ चुकी है। एक बार और टाइमलाइन पर ध्यान दे दोस्तों, तो किस हिसाब से जल्दी जल्दी स्टोन एज होता है, ओरिजिन पर बातें होती हैं, फिर पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, फिर आईवीसी, फिर उसी के साथ ही वैदिक काल, फिर उसी के बाद ही लेटर वैदिक काल। दोस्तों याद रखते जाइएगा। इसी के साथ ही महाजनपद के कॉन्सेप्ट के बाद ही हमारे मॉडर्न एज आते हैं, गुप्ता एज आते हैं, पोस्ट गुप्ता, ये सारी चीज़ें आते के साथ ही तो इतनी चीज़ें हमने कवर कर ली प्रीलिम्स के हिसाब से। इसी के साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स में जो भी मेरे द्वारा एक भी सेंटेंस बोला जा रहा है और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सवाल में, किसी ना किसी पेपर में वो ज़रूर आया ही होगा। क्योंकि ये और उसके बाद ही मैं आप लोगों को क्या करूँगा, टेस्ट सीरीज़ के तौर पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बताते जाऊँगा कि ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आया था, वो जो क्वेश्चन है इस तरह से आया था। तो महाजनपद का टाइम फ्रेम है दोस्तों, महाजनपद के टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह से बातें की जाती हैं कि इसको हम लोग सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। क्लियर है? और अब मन में सोचिएगा कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्या होगा दोस्तों। और अर्बनाइजेशन जब शब्द आता है तो एक्चुअली अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, शहरीकरण बोलते हैं। किस तरह से एक इंसान हुआ करता था, अकेले हंटिंग पर जाता था, दो तीन इंसान मिलकर के एक ग्रुप बने, ग्रुप से बनी एक सोसाइटी, सोसाइटी से बना एक विलेज, विलेज धीरे धीरे डेवलप हो करके अर्बनाइजेशन की ओर जाता गया, ये अब सिटी बन गया और इसी अर्बनाइजेशन को हम लोग एक डेवलप्ड सोसाइटी कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? इसमें जो रोल है वो हमारा इकोनॉमिक का भी आता है, सोसाइटी का भी आता है, कल्चर का भी आता है। मतलब एक पूरा का पूरा जो हिस्ट्री का सिग्निफिकेंस है वो इसी में समाता है दोस्तों। इसी के बाद ही इसमें जो पोट्री थी वो NBPW पोट्री होती है दोस्तों। पोट्री पर सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, जिस हिसाब से मुझे बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी लगता है ये सारी चीज़ें। इसे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से हम जानते हैं। इसी के साथ ही होता क्या है, महाजनपद के टाइम फ्रेम में महाजनपद जो शब्द है दोस्तों वो जना से बना है। जब लोगों का एक सपोज करिए ये अलग अलग जन हुआ करते हैं। जन का क्या मतलब है, एक कोई गांव कह लीजिए, कोई एक इंसान कह लीजिए, कोई एक एरिया कह लीजिए, एक कल्चर वाला देश कह लीजिए। ये सब जब जब जा कर के मिले तब जा कर के जो फॉर्मेशन हुआ था वो महाजनपद का हुआ था। बेसिकली हम मानते क्या है कि ये एक पॉलिटिकली इंटीग्रेट करने के लिए चीज़ों को दर्शाया गया था। इसी के साथ ही साथ होता क्या है कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं कुछ इस तरह से हैं कि ज़रा ध्यान देते जाइएगा कि जनपद में ही एक गणा का कॉन्सेप्ट आता है। गणा क्या होता है? गणा बेसिकली कहते क्या है कि जितने भी लोगों का जो एक कुल होता है या फिर एक वंश होता है, किससे ताल्लुक़ रखता है, वो हम इस तरह से मानते हैं। जैसे बुद्धा का अलग गणा हुआ करता था, महावीर का अलग गणा हुआ करता था, तो ये सारी चीज़ें इसमें दर्शाती हैं दोस्तों। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब बढ़ते हैं तो आप लोगों ने एक किताब देखी होगी। ये जो किताब है अंगूठा निकाया, अंगूठा निकाया। ये जितने भी आपकी किताब की बातें होती हैं, चाहे भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, ये जितने भी किताब हैं, राइटर हैं, ये सब मैं अपने जो मेरा गोल्डन बैच है हिस्ट्री का, मैं उसमें सारी चीज़ें बता रखा है मैंने। आप उसको भी देखिएगा तो आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ आएगी दोस्तों कि बेसिक के साथ साथ अब आप लोगों को करंट की चीज़ें भी समझ आ रही हैं। उसी के साथ ही बुक्स, ऑथर्स, ये सारी चीज़ें बहुत प्यार से समझ आ रही हैं दोस्तों। तो अंगूठा निकाय में क्या होता है, इनमें जितने भी महाजनपद हैं उनके बारे में मेंशन किया जाता है। भगवती सूत्र होता है हमारा, तो भगवती सूत्र जो कि एक जैन टेक्स्ट है, उसमें हमने महाजनपद का कॉन्सेप्ट देखा था। क्लियर है? इसी के साथ ही साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कॉइन्स के बारे में अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो इस यहाँ पर भी जो सतमणा, एक जो नाम हमने एंशिएंट में देखा था, वो जो सिल्वर कॉइन्स को बोलते थे, ये इस टाइम में भी वही चल रहा था। उसी के साथ ही निष्का आता है हमारा, जो कि कॉइन का दूसरा पार्ट है।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती आ रही थी। अब अगर आप कहिएगा तो मैं मैपिंग की क्लास में अभी एक आइडिया लेने के लिए अगर आपको मैं बताऊं, तो ये सारी चीज़ें वैसे तो मुझे मैपिंग की क्लास में करवा ही रखी है मैंने, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा मैं कुछ हल्का कर देता हूँ यहाँ पर ही चीज़ों को बता करके। ये हमारा एक रफ सा इंडिया है, और इंडिया कहने का मतलब क्या है, भारत देश है हमारा। यहाँ पर अब आप तक्षशिला एक हमारा क्षेत्र है, वो महाजनपद के अंदर में आता है। फिर इसी के साथ ही साथ जो आप देख सकते हैं कि पांचाल का इलाका है वो हमारे अंडर में आता है। फिर उसी के बाद ही हम देख पाते हैं काशी का क्षेत्र आता है। फिर उसके बाद ही देखेंगे वज्जी का क्षेत्र आता है दोस्तों, अंग का क्षेत्र आता है, मगध का क्षेत्र आता है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ही हैं। उज्जैन अवंती का क्षेत्र आता है दोस्तों। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें और भी चीज़ें आती हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों को नहीं करवाऊँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अब मेरे गोल्डन बैच में करवा रखा है। और इवन वो जितने भी क्लासेस हैं वो मैंने मैपिंग के हिसाब से चीज़ें डिज़ाइन करी हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब हमारा मगध का टाइम फ्रेम स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों होता क्या है मैं आप लोगों को बताऊं, एक चीज़ याद रखिएगा, महाजनपद में एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि जो रिपब्लिक स्टेट होता है, चाहे वो मल्लाह का क्षेत्र हो चाहे वो वज्जी का क्षेत्र हो, दोस्तों ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, रिपब्लिक क्षेत्र होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनका यहाँ पर दर्शाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम देख पाएंगे हमारा जो अगला टॉपिक है मगध का टॉपिक। दोस्तों कोई एक हिस्ट्री में इवेंट होती है ना, उसका पहले से ही प्लॉटिंग होने की शुरुआत हो जाती है। मेरे जब मेंस के बैच में हिस्ट्री की चीज़ें आएंगी तो मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा किस हिसाब से हमारे सामने चीज़ें चल रही हैं, किस हिसाब से मगध का उद्गम हुआ, किस तरह से। खैर अभी बेसिक के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उस टाइम में चीज़ें डिटेल में भी होंगी दोस्तों। तो मगध के टाइम में क्या कहा जाता है कि मगध के टाइम फ्रेम में, मगध की जब शुरुआत हुई थी तो लोग क्या कहते हैं, मगध से सीधा जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य है उससे ताल्लुक़ लगाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले कितने ही सारे शासक आए थे जिन्होंने एक मगध की प्लॉटिंग करी थी, और चंद्रगुप्त मौर्य को, यानी कि हमारे सीएम साहब को, चंद्रगुप्त मौर्य जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, हमारे सीएम साहब को एक बनी बनाई जगह मिल गई थी, तो अब इसको रूल करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रही थी। तो ये सब कुछ है दोस्तों। अब ज़रा एक बार डायनेस्टीज देखते हैं। पहली जो डायनेस्टी उभर करके आई थी वो हरण्यक्यास डायनेस्टी थी। याद रखते जाइएगा, बेशक लिखते जाइएगा, हरण्यक्यास डायनेस्टी हुआ करती थी। इसमें जो पहले शासक हुआ करते थे, रूलर हुआ करते थे, उनका नाम बिंबिसार हुआ करता था। बिंबिसार अलग है दोस्तों, बिंदुसार अलग है, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा, लोग कंफ्यूज करते हैं। तो बिंबिसार स्टार्टिंग में हुआ करते थे, 542 से लेकर के 493 BC के अराउंड में इसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों याद रखने का डेट आप लोगों को काम मैंने नहीं बताया था, क्योंकि ये सब बेवजह की बातें हैं जो डेट वगैरह में अपना सर खपाते हैं। तो आप लोगों को डेट और टाइम में ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस एक कॉन्सेप्ट की तरह इन सारी चीज़ों को समझना है। इनके आते ही इन्होंने क्या किया, मैट्रिमोनियल्स अलायंस करने की शुरुआत कर दी, जिससे क्या हुआ कि जितने भी मगध का एम्पायर है वो एक्सपेंड करता गया। वेस्टवर्ड में, नॉर्थवर्ड में ये एक्सपेंड होने की शुरुआत देखी गई। इसी के साथ ही साथ क्या देखा गया कि जो राजगीर उभर करके आया था, राजगीर दोस्तों 5 पहाड़ियों से बसा हुआ एक शहर है, जो कि काफ़ी एक सेफ इलाका माना जाता है। तो यहाँ पर ये शहर बसा हुआ है, कुछ ये इस तरह से तो फ़ोटो नहीं है, मतलब अगर ऊपर से देखिएगा तो ये एक जगह है, और ये इसके आजू बाजू कुछ ऐसा ये जगह होता है। खैर एक्चुअली मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि काफ़ी प्यारा देश है, काफ़ी प्यारा एक एरिया है। तो राजगीर का कैपिटल बनना और इसको चीज़ों को उभर करके लाना, ये इनके द्वारा ही कराया गया था। राजगीर का दूसरा नाम दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन में आता हो तो वो गिरिवराज आता है। गिरिवराज, GIRIVRAG, गिरिवराज आता है। तो ये सारी चीज़ें थी बिंबिसार के बारे में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक बार इंक चेंज कर लेने दीजिए, क्योंकि इंक भी चेंज नहीं होगा तो आप लोगों को दिक्कत आएगा। दूसरे जो हमारे राजा उभर करके आए थे वो अजात शत्रु हुआ करते थे। काफ़ी फेमिलियर नेम है दोस्तों, अजात शत्रु हुआ करते थे। इनकी जो पॉलिसी हुआ करती थी वो एग्रेसिव हुआ करती थी, वो मार धाड़ में विश्वास बहुत ज़्यादा किया करते थे। अब इनके ही दौरान में
इनके ही दौरान में बुद्धिस्ट का पहला काउंसिल भी हुआ था। क्लियर है दोस्तों। इसी के साथ ही तीसरे जो राजा उभर करके आए थे उनका नाम यूडानिन हुआ करता था। UDAYIN, यूडानिन हुआ करता था। टाइम फ्रेम की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम फ्रेम याद करना दोस्तों बेवकूफ़ी है, और आप लोगों को हिस्ट्री में तो PhD करना नहीं है। इनके बाद हुआ क्या, ये क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने पाटलिपुत्रा का जिक्र पहली बार किया था और इन्होंने एक जो फोर्ट है पाटलिपुत्रा में बनवाया था, और उसी के साथ ही साथ जो इनके किंगडम का कैपिटल है वो पाटलिपुत्रा को रख दिया था। और पटना का जो दोस्तों एक हम कह सकते हैं कि शुरुआत होने की जो देखी जाती थी वो हो चुकी थी। दूसरे नंबर पे जो हमारे सामने ये रोमन में 2 लिखा हुआ, दूसरे नंबर पे जो हमारे डायनेस्टी उभर करके आए थे वो शिशुनाग हुआ करते थे। शिशुनाग हुआ करते थे। अब शिशुनाग के बारे में क्या बताऊं दोस्तों, शिशुनाग खुद में ही एक पहले शासक के नाम से भी उभर करके आए थे। इन्होंने अपना जो कैपिटल है वो वैशाली शिफ्ट कर लिया था। दूसरे जो इसके राजा आए थे उनका नाम काला अशोक था, काला अशोक भी जिसे कहते हैं, काला अशोक। इन्होंने क्या किया उस टाइम में दोस्तों, अवंती को हरा दिया, और अवंती को हराने के बाद जो कैपिटल है वो उज्जैन डाल दिया। क्लियर है। इसी के साथ ही साथ इन्हीं के दौरान में बुद्धिस्ट का सेकंड काउंसिल भी हुआ था, याद रखिएगा। और वो कहाँ हुआ था, वो वैशाली में हुआ था। क्लियर है। बुद्धिस्ट काउंसिल को लेकर के टेंशन ना लीजिए दोस्तों, बस एक चीज़ याद रखिएगा कि राज वैशाली को पटाकर कश्मीर ले गए। 4 शब्द आप लोगों को याद रखना है, राज, वैशाली, पटाकर, कश्मीर। यही चारों जो कॉन्सेप्ट है हमारा बुद्धिस्ट के अलग अलग काउंसिल यहाँ पर हुए थे। अब ये कैसे हुए थे, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा और चौथा कश्मीर। याद हो गया, बहुत सिंपल है दोस्तों। हिस्ट्री जैसा कह सकते हैं मज़ेदार सब्जेक्ट और कोई भी नहीं है। तो आप लोगों को याद हो गया ही होगा, राज वैशाली को पटाकर कश्मीर ले गया। क्लियर। तो यहाँ पर आपका राजगीर आ गया, वैशाली आ गया, पाटलिपुत्रा आ गया और कश्मीर आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पर पहले हमने देखा था इसको, जो बुद्धिस्ट का पहला काउंसिल था वो अजातशत्रु के द्वारा करवाया गया था। दूसरा जो काउंसिल था वो शिशुनाग के द्वारा करवाया गया था। तीसरे चौथे भी आएंगे, लेकिन आने दो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को वो नहीं बताऊंगा। तीसरी जो डायनेस्टी उभर करके आती है वो नंदा डायनेस्टी आती है। नंदा डायनेस्टी के बारे में क्या होता है दोस्तों, ये पहले नॉन क्षत्रिय रूलर हुआ करते थे। मतलब ये जो वैसे रूलर हुआ करते थे जो क्षत्रिय नहीं हुआ करते थे। बेसिकली कहते क्या है कि क्षत्रिय कहने का मतलब क्या है कि लोग जो सैनिक होते थे, लेकिन बाद में चल करके ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हर एक इंसान अपने धर्म के लिए अपनी लड़ाई लड़ सकता है, अपनी ज़मीन के लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्लास से हो, वो अपनी सेवा खुद ही कर सकता है। यहाँ पर जो इसकी शुरुआत है वो आपके पद्मा नंदा उभर करके आए थे। इनके बारे में क्या कहा जाता है, इनको हम लोग उग्रसेन के नाम से भी जानते हैं, उग्रसेन के भी नाम से जानते हैं, और दूसरा एकारत के नाम से भी इनको जानते हैं। दूसरा हमारे पास मतलब आखिरी राजा इनके धनानंद आए थे। देखिए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही आप लोगों को करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो रेलिवेंसी का काम है वो दिखना चाहिए, और जो सिंप्लीफाइड की चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से पेश मैं कर रहा हूँ। तो धनानंद के बारे में बातें करते हैं। यहाँ पर इसके सामने स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी होता है उस टाइम फ्रेम में, और उसी के साथ ही इन्होंने क्या किया था, अलेक्जेंडर हमारे भारत आ रहा था, तो इन्होंने क्या किया था, अलेक्जेंडर को रोक दिया था कि भैया तुम अब चले जाओ अपनी ज़मीन में, ये हमारी ज़मीन है, वरना हम तुम्हें उठा करके पटक देंगे। ये सारी चीज़ें इनके द्वारा बोली गई, और जिस हिसाब से इनको फिर वापस अपना जो देश है भारत छोड़ करके जाना पड़ा। अब इसके बाद हुआ क्या दोस्तों, कुछ चमत्कार सा हो गया। चमत्कार सा कैसे हुआ, ये वही धनानंद हुआ करता था, ये वही धनानंद हुआ करता था जिसने कौटिल्य को, चाणक्य को कह सकते हैं कि अपने कोर्ट से एक
बेइज्जत करके निकाल दिया था और कहा था कि तुम अनपढ़ हो, तुम मेरी बड़ाई में कुछ नहीं लिख सकते, तो आज से तुम मेरे देश से निकल जाओ। चाणक्य ने कसम खा लिया दोस्तों कि इस धनानंद को उठा करके फेंक देना है, नंदा डायनेस्टी को ख़त्म कर देना है, और यहीं से जो हमारा फेज़ है मौर्यन डायनेस्टी की, वो शुरुआत हो जाती है दोस्तों। अब बातें करते हैं कि राइज ऑफ मगध, या फिर कह सकते हैं कि मगध के जो राइज पर दोस्तों, देखिए मगध का जो एक एरिया है ना, वो क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। होता क्या है कि इन लोगों को जोग्राफिकल एडवांटेज मिल जाता है। जोग्राफिकल एडवांटेज कहने का क्या मतलब है, पहले राजगीर, फिर पटना। राजगीर देख लीजिए तो खुद ही एक 5 हिल से बसा के बीच में बसा हुआ एक शहर है। पटना देख लीजिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल इलाका है, क्योंकि वहाँ से गंगा का प्लेन निकल करके आता है। एग्रीकल्चर के लिए बहुत बढ़िया जगह है, तो जो जगह एग्रीकल्चर के लिए है दोस्तों, वो ऑटोमेटिकली सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसी के साथ ही साथ इन लोगों का विदेशों से भी जो संपर्क है वो काफ़ी अच्छा दिखाया जाता है। ये लोग उतने ज़्यादा रिलीजियस नहीं हुआ करते थे, और ये भी एक काफ़ी अच्छा कारण है इनके बढ़ने का। इसी के साथ ही नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, चाहे आयरन हो गया, वो इन लोगों को भारी मात्रा में मिलता था। और दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एलिफेंट, हाथी मेरे साथी, ये आप लोगों ने गाना सुना होगा। तो एलिफेंट का जो जिक्र है दोस्तों, हमारे भारतीय इतिहास में सबसे पहली बार होता है, और उसकी जो शुरुआत है वो मगध से ही की जाती है। क्योंकि लड़ाइयों में हाथी वगैरह लोगों ने देखा नहीं था, जो बाहर से विदेशी चल करके आ रहे हैं, उन्हें डर लगता था कि ये क्या इमारत सी ऊंची, एक कह सकते हैं इमारत सा ऊंचा एक जानवर हुआ करता था, वो एक बार में हमारे 100 सैनिकों को मार देता था, और हम लोग बस ऐसे ही खड़े रह जाते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसी के साथ ही हमारा जो मगध है वो राइज होता है, और मगध में जब राइज होने के बाद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे एम में, यानी मौर्यन डायनेस्टी में सीएम का नाम आता है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है। इसमें थोड़ा मैं बातें करता हूँ, तो इसमें लिटरेरी सोर्सेज सबसे पहले उभर करके आती हैं, इसमें फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी आती हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अर्थशास्त्र का नाम आता है, जो कि किसके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा लिखवाया गया था। दूसरा हमारे सामने इंडिका का नाम आता है, जो किसके द्वारा, मेगास्थनीस के द्वारा लिखवाया गया था। तीसरा हमारे सामने इसी दौरान में मुद्र राक्षस का नाम आता है, मुद्र राक्षस का नाम आता है, जो किसके द्वारा, विशाख दत्त के द्वारा लिखवाया गया था। और इसमें जो कहानी है वो कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त के साथ साथ जो चाणक्य हुआ करते थे, इन दोनों की कहानी हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने जो टाइम फ्रेम, गुप्ता टाइम फ्रेम में लिखा था। चौथी किताब देवी चंद्रगुप्त के नाम से उभर करके आती है, जो कि एक बार और विशाख दत्त के ही द्वारा लिखवाया गया था। ये एक सोशल पॉलिटिकल ड्रामा है, जो कि संस्कृत में लिखा गया था। ये सारी चीज़ें याद रखते जाइएगा। फिर उसके बाद पुराण्स का जिक्र आता है, पुराण्स का जिक्र आता है। इसी के साथ छठे नंबर पर जटाका आते हैं दोस्तों। जटाका आप लोगों ने सुना होगा, जो कुछ इस तरह से चीज़ें हमारे सामने दर्शाती हैं कि जो छोटी छोटी कहानियाँ हुआ करती हैं। तो बेसिकली जो जटाका होता है वो हमारे मगध के किंगडम में जो सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाता है। 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे जो किताब हमारे सामने आती है, उसको मैं अगले स्लाइड में लिखता हूँ दोस्तों। तो 7वें नंबर में जो हमारे सामने जो पुस्तक उभर करके आती है, उसको हम लोग दीपवंशा के नाम से जानते हैं। दीपवंशा के नाम से हम उसको जानते हैं। उसी में एक महावंशा भी आता है। ये अलग अलग किताबों के नाम हैं, और इसमें अशोका का जो भी रोल होता है, जो कि उन्होंने बुद्धिज़्म को स्प्रेड करा था श्रीलंका में, उसके बारे में जो जिक्र है वो इन सारी किताबों में लिखी गई है। 8वें नंबर पे हमारे सामने दिव्य वंदना एक किताब उभर करके आती है। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और ये बेसिकली तिब्बत का एक लड़का हुआ करता था, उसने इन चीज़ों को लिखा था। और इसमें इस किताब में क्या दर्शाया जाता है दोस्तों, कि अशोका ने जो भी एफर्ट करे थे बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती हैं।
इसी के साथ ही साथ हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स उभर करके आता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में क्या बताते हैं दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहली बात, जो वहाँ के जो कॉइन हुआ करते थे वो सिल्वर पंच मार्क कॉइन्स हुआ करते थे, सिल्वर पंच मार्क कॉइन्स हुआ करते थे। इसमें हुआ था क्या कि ये जो कॉइन्स हुआ करते थे दोस्तों, इसमें जो रूलर्स हुआ करते थे उनके नाम नहीं हुआ करते थे। विदाउट द नेम ऑफ द रूलर्स हमारे सामने चीज़ें उभर करके आती हैं। दूसरा, हमारे सामने जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स यहाँ से मिलता है वो हमें बर्न्ट ब्रिक्स मिलता है, मतलब जो जले हुए ईंटें होते हैं वो हमें यहाँ से मिलते हैं। उसी के साथ ही रिंग्ड वेल मिलता है। रिंग्ड वेल मतलब कि वो जो गोल सा जो कुआं होता है वो हमें इनके ही दौरान में मिलने की शुरुआत की जाती है। इसी के साथ ही NVPW पोइट्री होती है दोस्तों। पोइट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इन सारी चीज़ों को बताता हूँ। इसी के साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस हुआ करता था वो वुडन हुआ करता था। वो सारी चीज़ें भी यहीं से ही हमें देखने को मिलती हैं दोस्तों। 5वें नंबर पर अगर मैं बातें करूं तो अशोका के जो एडिक्ट्स हुआ करते थे, चाहे वो रॉक एडिक्ट्स हुआ करते थे, चाहे वो पिलर एडिक्ट्स हुआ करते थे, चाहे वो केव्स इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिलती हैं। ऑल पिलर्स केव्ड आउट ऑफ द चूनर हिल्स, एक हमारा चूनर हिल्स आता है दोस्तों, और कहाँ पर है, कैसे है, मैपिंग की क्लास ज्वाइन करिएगा। इसी के साथ ही इनमें 3 लैंग्वेजेस का यूज़ हुआ करता था। एक प्राकृत हुआ करता था, एक ग्रीक हुआ करता था और एक अर्मेनिक हुआ करता था। क्लियर है? 4 स्क्रिप्ट हमें मिले थे, 4 स्क्रिप्ट हमें मिले थे। एक ब्राह्मी का एक स्क्रिप्ट हुआ करता था, एक खरोगस्टी लिपि हमारे सामने उभर करके आया था, वो चीज़ें यहाँ से दर्शाई जाती थी। उसी के साथ ही साथ थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट हो गया। इसमें जो एग्जाम्पल है, सपोज करिए जो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी उसको हम लोग ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में चीज़ें दर्शाते हैं, और उसी में खरोगस्टी आती है। इसी के साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने जो अगली लिपि आती है वो ग्रीक आती है, अर्मेनिक आती है। उसमें जो चीज़ें उभर करके आती हैं ये बाइलिंगुअल दर्शाती हैं। और जो एडिक्ट हुआ करते थे, 13 एडिक्ट हमें कहाँ पर, कांधार के क्षेत्र में हमें 13 एडिक्ट उभर करके मिला था, जो कि दोनों ही लैंग्वेज में थे, ग्रीक में भी हुआ करते थे, अर्मेनिक में भी हुआ करते थे। अब इंस्क्रिप्शंस के बारे में बातें करूँ, इंस्क्रिप्शंस के बारे में अगर मैं बातें करना चाहता हूँ दोस्तों, मुझे लग रहा है कि इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो इंस्क्रिप्शन से पहले एक बार मैं इसको और समझा देना चाहता हूँ। 4 हमारे पास लिपि आती है, मतलब लिपि क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट्स जिसे कहते हैं लिखने के तरीका को। जैसे हिंदी में को देवनागरी कहते हैं, फिर पंजाबी को गुरुमुखी कहते हैं, तो ये स्क्रिप्ट्स हम लोग लिखने के ऊपर कहते हैं। यहाँ पर 4 स्क्रिप्ट्स उभर करके आए थे। 4 स्क्रिप्ट्स कैसे उभर करके आए थे? पहला और दूसरा हमारे पास ब्राह्मणी और खरोगस्टी लिपि हुआ करता था। लिपि मतलब स्क्रिप्ट ही होता है, ये प्राकृत लैंग्वेज में हम लोग यूज़ करते थे। क्लियर है? इसी के साथ ही साथ हमारे पास ग्रीक और अर्मेनिक एक और लिपि आती है, जो कि आप कह सकते हैं कि जो उभर करके कुछ इस तरह से आई थी कि बाइलिंगुअल हमारे पास 2 अलग अलग लैंग्वेजेस में चीज़ें लिखी गई थी। क्लियर है दोस्तों? आई होप अब आपके मन में इसको लेकर के कोई डाउट नहीं होगा। इसी के साथ ही साथ इंस्क्रिप्शंस की बातें होती हैं तो इंस्क्रिप्शंस कुछ इस तरह से आती है कि जेम्स प्रिंसेप का नाम आता है, जेम्स प्रिंसेप का नाम आता है। जेम्स प्रिंस के मतलब कह सकते हैं कि जितने भी मॉडर्न टाइम में हमारे पास इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे उनको डेसिफर्ड जो किया था वो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। और वो कब किया था? 1837 में किया था। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। इसी में हमारे सामने सबसे पहला सारनाथ उभर करके आता है। सारनाथ का जो अशोका का धम्मा हुआ करता है, धम्मा का अशोका, कुछ इस तरह से चीज़ें दिखाती हैं इंस्क्रिप्शंस के ऊपर। उसी के साथ ही मस्की आता है। मस्की के बाद ही हमारे सामने दूसरा गुरुजा आता है, GUJARA, गुर्जा आता है। वो होता क्या है कि अशोका का रियल नेम उसमें जिक्र होता है दोस्तों। उसी के साथ ही बरबू आता है, BARBU, बरबू आता है। बरबू में क्या कहते हैं कि अशोका ने जो बुद्धिज़्म के ऊपर जो फेथ हुआ करता था उसको उन्होंने दर्शाया था। चौथे नंबर पे हमारे सामने गुमन देई हुआ करता है। लैंड ग्रांट्स की बातें की जाती हैं टू फेवर द मोनेस्टरीज, मोनेस्टरी में जो लैंड ग्रांट हुआ करते हैं उन पे बातें होती हैं। पाँचवें नंबर पे हमारे सामने मनशेरा आता है। पाँचवें नंबर पे हमारे सामने मनशेरा आता है। यहाँ पर इस
इंस्क्रिप्शन में जो खरोष्ठी लिपि होती है उसकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दर्शाई जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो कुछ इस तरह से इसके एडमिनिस्ट्रेशन पर बातें मैं करता हूँ। जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था वो एम्पायर हुआ करता था। एम्पायर से सीधा ताल्लुक हमारे किंग पर जाता है। प्रोविंसेस की बातें होती हैं तो कुमाराज का नाम आता है दोस्तों, प्रोविंसेस। डिस्ट्रिक्ट्स की बातें होती हैं तो प्रदेशिका, रजूका, युक्ता हमारे सामने उभर करके आता है। सब डिवीज़न के बारे में बातें होती हैं तो गोपा का नाम आता है दोस्तों। विलेज का नाम आता है तो ग्रामिका हमारे सामने जो क्षेत्र है, नाम है, वो दर्शाता है। ये सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ ही साथ जो ट्रेड और कॉमर्स की बातें की जाती हैं तो वो भी उभर करके आई थी, तो उनकी बातें करता हूँ कि जो ऑफिसर्स वहाँ के हुआ करते थे उनको जो सैलरी हुआ करती थी वो कैश में मिला करती थी। कैश में सारी चीज़ें हमारे सामने डील होती गई। ऑफिसर्स के कुछ कुछ पोस्ट हमारे सामने उभर करके आते हैं दोस्तों। वहाँ पे रजूका का नाम आता है। रजूका कौन होते हैं? जो जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते हैं। उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ो तो समहारता का नाम आता है, SAMARHARTA, जो कि टैक्स वगैरह से डील करते हैं। उसी के साथ ही सन्नी दत्ता का नाम आता है, SANNIDATA, सन्नी दत्ता का नाम आता है, जो कि ट्रेजरर हुआ करते थे। इसी के साथ ही अमर्त्य का नाम आता है, अमत्य का नाम आता है, जो कि सिविल सर्वेंट हुआ करते थे। तो ये सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं हमारे सामने दर्शाई गई हैं। इसी के साथ ही साथ यहाँ के थोड़ी इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में मैं बातें करूँ तो जितनी भी चीज़ें हैं, स्टेट जो हुआ करता है, किंग हुआ करता है, एम्पायर हुआ करता है, वो बहुत ही एक एक्टिव रोल निभाता है हमारे इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव को ध्यान रखने हुए। शूद्रास को पहली बार एग्रीकल्चर के कामों में इन्वॉल्व किया जाता है। इससे पहले क्लास डिवीज़न की वजह से इनको राइट नहीं हुआ करता था। इसी के साथ ही जितने भी लैंड के इरिगेशन हुआ करते थे वो स्टेट के ही द्वारा आगे बढ़ाया गया था। टैक्स जो देना होता था वो 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन हमारे टैक्स सरकार को देना होता था। वेट और मेजर्स जो हमारे सामने उभर करके आई थी वो इट वाज रेगुलेटेड बाय द स्टेट। इसी के साथ ही रिलीफ फंड, सपोज करिए कहीं फ्लड आ गया, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सुखाड़ आ गया, तो रिलीफ फंड का जो पैकेज था वो भी स्टेट के द्वारा ही लागू होता है। तो इतनी अच्छी पॉलिसी हुआ करती थी। अब जब इतनी अच्छी पॉलिसी हुआ करती थी तो एक बार आर्मी का भी रोल देख ही लेते हैं। होता क्या था दोस्तों, एक ह्यूज आर्मी के तौर पे चीज़ें उभर करके आई थी। करीबन 6 लाख सोल्जर्स हमारे सामने स्टैंडिंग आर्मी दर्शाती है। इसी के साथ ही साथ जितने भी चारों वर्ण हुआ करते थे सभी को अलाउड हुआ करता था आर्मी में। और इसी के साथ ही इन लोगों ने नेवी की भी स्टार्टिंग शुरुआत कर दी थी। तो ये सब हुआ करते थे। रूलर्स हमारे सामने उभर करके कुछ इस तरह से आते हैं दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो पहले रूलर हैं हमारे CM साहब आते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। 322 से लेकर के 298 BC तक, डेट्स वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जैनिज़्म को अडॉप्ट किया था और बाद में चंद्रगिरी जो हमारा हिल्स आता है वहाँ चले गए थे। और जो श्रवण बेला गांव है, आप लोगों ने सुना होगा श्रवण बेला गांव, वहाँ पर इन्होंने चीज़ों को शुरुआत करने के लिए चले गए थे। इनके साथ ही भद्रबाहु भी गए थे। दूसरे हमारे बिंदुसार आते हैं दोस्तों, वो बिंबिसार अलग थे, ये बिंदुसार अलग हैं। ये हुआ क्या था, इनके टाइम में एंटियोस एक फर्स्ट राजा हुआ करता था जो कि डिमैकस को इनके कोर्ट में भेजा था। एक फॉरेन ट्रैवलर हुआ करता था। एंड ही आस्क्ड फॉर, मतलब इन्होंने क्या किया था, भेजने के बाद में वाइन्स का, स्वीट वाइन्स का, देशी जो आप कहते हैं चीज़ों का, इम्पोर्टेड जो चीज़ें हैं वो इनके दरबार में लेकर के आया था और चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश की गई थी। इसी के साथ ही साथ बिंदुसार के बारे में क्या कहा जाता है कि इन्होंने फर्स्ट जैन का काउंसिल करवाया था पाटलिपुत्रा में, और ये आजीविका सेक्ट को आगे बढ़ाते थे। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे सामने अशोका उभर करके आते हैं। अशोका के बारे में क्या कहा जाता है, श्रीनगर का जो फाउंडेशन इन्होंने नींव रखा था। श्रीनगर कहने का क्या मतलब है कि जो कश्मीर में जो श्रीनगर है
जिनको चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। कश्मीर से चीज़ें आप लोगों को पता ही होगा, जम्मू कश्मीर कितना इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने चीज़ों की आगे बढ़ाई थी और श्रीनगर को एक बहुत अच्छा एक दर्जा दिया था। अब इसमें हुआ था क्या, ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है कि जो काल्हान की राज तरंगिणी ये किताब है उसमें ये चीज़ें दर्शाई गई हैं। अशोका के धम्मा पर सवाल आता है दोस्तों कि वो क्या होता है। तो बेसिकली कहते क्या है कि लोग मानते हैं कि वो बुद्धा का पाठ है, लेकिन दोस्तों ये बुद्धा से बहुत ज़्यादा अलग हुआ करता है। यहाँ पर मॉरल कंडक्ट्स की बातें की जाती हैं कि जितनी भी संस्कारिक बातें होंगी वो यहाँ पर होंगी। इनका जो ऑब्जेक्टिव हुआ करता था टू प्रिजर्व सोशल ऑर्डर की जो बातें हैं उसको प्रिजर्व करना। इसी के साथ ही जो डाइवर्स वगैरह है और चीज़ें मतलब हम सोसाइटी को अलग अलग करके नहीं रख सकते हैं, ये इनका ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। रिस्पेक्ट, हमें पे रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ब्रह्मनास और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हुआ करते हैं उन पे हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। मर्सी टू स्लेव्स, दोस्तों स्लेव का कॉन्सेप्ट हमारे किसी भी इंडियन रूलर के द्वारा नहीं किया गया है, याद रखिएगा। ये जब फॉरेन इन्वेजन होने की जब शुरुआत हुई थी, जब मेडिवल टाइम में आने लग गए थे या फिर एंशियंट टाइम में जब बाहर से लोग आने लग गए थे, तो ये स्लेव के जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर के आते थे। लेकिन इंडियन ओरिजिन के जितने राजा हैं उन्होंने चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाया था। तो मर्सी टू द स्लेव्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। इन्हीं सबको देखते देखते हमने अशोक को नाम दे दिया दोस्तों, देवम प्रियदर्शनी का नाम हमने अशोक को दे दिया। तो ये सारी चीज़ें। अब ज़रा याद रखिए दोस्तों कि अगर इतनी अच्छी डायनेस्टी थी तो वो बाद में जाकर के ख़त्म क्यों हो गई, याद रखिएगा क्यों ख़त्म हो गई। तो ये हम लोग अब जो पढ़ते हैं, हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं, पोस्ट मॉडर्न एज का जो टाइम उभर करके आता है, इसमें होता क्या था दोस्तों कि हमारे अलग अलग डायनेस्टीज़ उभर करके आते हैं। अगर हम लोग पोस्ट मॉडर्न एज के बारे में अगर मैं बातें करूं, पीएम के बारे में बातें करूं, तो जो आउटसाइडर हुआ करते थे वो तो खैर थे ही थे, और जो इनसाइडर भी हुआ करते थे वो भी हमारे सामने दिखा। यहाँ पर शुंगा डायनेस्टी का विकास होने लग गया, यहाँ पे कण्वा डायनेस्टी का विकास होने लग गया, यहाँ पे सातवाहन डायनेस्टी का विकास होने लग गया। इसी के साथ ही साथ आउटसाइडर के बारे में बातें करूं तो इंडो ग्रीक्स का नाम आता है दोस्तों। उसी के साथ ही साथ हमारे शाकाज आते हैं दोस्तों। उसी के साथ ही हमारे प्रतिहार्स आते हैं दोस्तों। प्रतिहार्स नहीं होते, ये बेसिकली कहते हैं, इनको पार्थियंस कहते हैं। प्रतिहार्स वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया था, तो ये पार्थियंस हुआ करते हैं दोस्तों। और दूसरे हमारे चौथे कुशांस हमारे सामने आते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कराता हूँ, यहाँ शुंगा डायनेस्टी आते हैं, यहाँ कण्वा डायनेस्टी आते हैं, यहाँ सातवाहन डायनेस्टी आते हैं, यहाँ इंडो ग्रीक्स आते हैं, यहाँ शाकाज आते हैं, यहाँ पार्थियंस आते हैं और यहाँ पे कुशांस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनकी अगर एरिया के बारे में मैं अगर बातें करूँ तो ये हमारा देश है, कुछ इस तरह से ही दिखता है ये। यहाँ पर हुआ था क्या, मैं आप लोगों को थोड़ा एक आइडिया देना चाहता हूँ। कुशान का जो क्षेत्र हुआ करता था कुछ इस तरह से हुआ करता था। यहाँ पर ये जो एरिया है कुशान का हुआ करता था। इंडो ग्रीक्स का जो इलाका है कुछ इस तरह से हुआ करता था। शाकाज का जो इलाका है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर होता है। उसी के साथ ही ये तो खैर बाहर की बातें, अंदर की बातें करें तो शुंगा डायनेस्टी, कण्वा डायनेस्टी की जो एरिया है वो यहाँ पर हुआ करती थी। सातवाहन हमारे सामने यहाँ पर दर्शाती हैं। तो ये जितने भी लोग हैं, मॉडर्न डायनेस्टी उस टाइम काफ़ी पावरफुल डायनेस्टी थी। इनको जब डिक्लाइन पीरियड आने के साथ ही इन लोगों का जो उद्गम था वो शुरू हो गया था दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके हम इनसाइडर को पकड़ते हैं और फिर हम आउटसाइडर को पकड़ करके जो हमारी जो क्लास है उसको ख़त्म करेंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग थोड़ा साउथ के ऊपर ध्यान देंगे दोस्तों। तो इनसाइडर में अगर मैं बातें करूं तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, सबसे पहले शुंगा डायनेस्टी उभर करके आई थी। डेट टाइम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये इसके जो फाउंडर हुआ करते थे, किन्होंने इस्टेब्लिश करवाया था, उसको हम लोग पुष्यमित्र शुंगा के नाम से जानते हैं। और उन बेसिकली ये इनका जो पोस्ट हुआ करता था, ये ब्राह्मण हुआ करते थे और ये वहाँ के कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो विदिशा हुआ करती थी। विदिशा कहाँ पर है, हमारे एमपी में है। इसी के साथ ही साथ हुआ था क्या, इन्होंने अयोध्या इंस्क्रिप्शन में, मैंने आप लोगों को जब इंस्क्रिप्शन करवाया था तो अयोध्या इंस्क्रिप्शन में भी इनका जिक्र किया जाता है। इनके टाइम में क्या कहा जाता है कि ये ब्राह्मिकल जितनी भी चीज़ें हैं, ब्राह्मण रिलीजन है, इनको रिवाइवल इनके द्वारा करवाया गया था। उसी के साथ ही आर्किटेक्चर के बारे में अगर बातें करूं तो बुद्ध का जो स्तूप है
बुद्ध का जो स्तूप है कहाँ पर दोस्तों, बरहत में, BARHUT, बरहत में जो बुद्ध का स्तूप है वो इनके द्वारा ही बनाया गया था। बाद में जाकर के दिस डायनेस्टी वॉज सक्सीडेड बाय अग्निमित्रा, अग्निमित्रा आया था, जिनको हम लोग मलविका अर्जुन कहते हैं, जो कालिदास के चीज़ों से दर्शाई जाती है। इनके दौरान ग्रीक एक एम्बेसडर उभर करके आए थे जिनको हेरोडोटस के नाम से जानते हैं, और वो इसी टाइम में यहाँ पर दिखाया गया था। और बेसिकली हुआ था क्या, ये जो इंस्क्रिप्शन बनाया गया था वो इन द ऑनर ऑफ गॉड वासुदेव के ही ऊपर उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इनका जो इंस्क्रिप्शन है वो आगे बढ़ाया गया था। दूसरी डायनेस्टी हमारे सामने कण्वा डायनेस्टी आती है। कण्वा डायनेस्टी के जो फाउंडर हुआ करते हैं वो वासुदेव हुआ करते थे, वो वासुदेव हुआ करते थे। इसके साथ हुआ था क्या, ये मगध तक ही सीमित रह गए, इससे बाहर ये निकल करके नहीं आए, और बाद में जाकर के सातवाहन ने इन पर अटैक कर दिया, जिस वजह से तीसरे हमारे सातवाहन डायनेस्टी आती है। सातवाहन डायनेस्टी में टोटल 30 किंग हुआ करते थे। सबके बारे में हमें नहीं जानना है, जो जो इंपॉर्टेंट है हमें बस उनके बारे में जानना है और पेपर को क्लियर करते जाना है। बेसिकली हुआ था क्या, इनका जो इलाका है वो डेक्कनी क्षेत्र हुआ करता था, वो सेंट्रल इंडिया हुआ करता था। इनका जो कैपिटल हुआ करता था दोस्तों, इनका जो कैपिटल हुआ करता था वो प्रशिष्टना हुआ करता था एक जगह, PRATISHTANA, प्रशिष्टना हुआ करता था। और ये कहाँ बसा है, ये बैंक ऑफ गोदावरी रिवर के किनारे बसा हुआ है। इसमें अगर पोर्ट सिटी के बारे में बातें करूँ तो भरूच का जो एक जगह है दोस्तों, ये इसी के ही पास में यहाँ पर बसा हुआ है। अब यहाँ पर चीज़ें उभर करके आई थी। इनके जो फाउंडर हुआ करते थे उनका नाम सिमुका हुआ करता था, SIMUK, सिमुका हुआ करता था। और यहाँ पे सतकर्णी फर्स्ट हुआ करते थे जिन्होंने वैदिक सेक्रीफाइसेस की शुरुआत की थी। अब हुआ था क्या, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे वकाटक एक डायनेस्टी भी थोड़े टाइम के लिए उभर करके आई थी। वकाटक डायनेस्टी जो कि इक्ष्वाकु डायनेस्टी आई थी, जो कि कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में डायनेस्टी उभर करके आई थी। फिर उसके बाद वकाटक डायनेस्टी महाराष्ट्र में, इक्ष्वाकु डायनेस्टी जो हुआ करती थी आंध्रा में हुआ करती थी। ये सब सेम टाइम पे है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इक्ष्वाकु के बारे में क्या कहा जाता है कि ये लोग सातवाहन के ही आजू बाजू में ही रहते थे और चीज़ें अच्छे से लेकर के जाते थे। इनकी चीज़ें कुछ इस तरह से आती हैं कि इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो नागा अर्जुना कोंडा नाम से जो कैपिटल है ये इनका नाम हुआ करता था, जिसको विजयापुरी के भी नाम से हम जानते हैं, विजयापुरी के भी नाम से हम जानते हैं। अमरावती स्कूल को जो आगे बढ़ाने का जो सिलसिला हुआ करता था वो इनके द्वारा ही किया गया था दोस्तों। ये सारी चीज़ें उभर करके आई थी। अब इसके बाद ही आगे बढ़े तो इसके जो इस डायनेस्टी के 23rd किंग हैं जिनको हम लोग गौतमी पुत्र सतकर्णी के नाम से जानते हैं। वो काफ़ी फेमस हुआ करते थे क्योंकि उन्होंने अपनी मदर के नाम पे अपना नाम रखा था और चीज़ों को आगे बढ़ा करके लेकर के गए थे। इनके टाइम में क्या देखा जाता था कि गोल्ड कॉइन हमारे सामने उभर करके नहीं आए थे और हिंदुइज्म को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने अगले डायनेस्टी उभर करके आते हैं जिनको हम लोग छेदी डायनेस्टी का नाम देते हैं, छेदी डायनेस्टी का नाम देते हैं। तो ये बेसिकली कलिंग का जो रीजन है, उड़ीसा का जो रीजन है वो वहाँ पे होते हैं। इनका जो कैपिटल हुआ करता था वो शिशुपालगढ़ हुआ करता था, SISUPALGARH, शिशुपालगढ़ हुआ करता था। और यहाँ पर जो हुआ करता था एक जो राजा हुआ करते थे जिसको हम लोग खड़गवेला के नाम से जानते हैं, उन्होंने जैनिज्म की शुरुआत कराई थी दोस्तों। इसी के साथ ही आउटसाइडर की भी बातें एक बार ज़रा ध्यान देते हैं। आउटसाइडर की भी बातें हम लोग कुछ इस तरह से याद रखते हैं। आउटसाइडर में चीज़ें हमारे सामने कुछ इस तरह से दर्शाती हैं दोस्तों। जो हमारे इंडो ग्रीक उभर करके आए थे उसमें हुआ क्या कि फर्स्ट फॉरेन रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन द पोस्ट मॉडर्न टाइम में हमारे सामने पहला डायनेस्टी हुआ करते थे। इसमें मिनेंडर का नाम दिया रहता है। मिनेंडर एक किंग हुआ करते थे जिन्होंने क्या किया था, कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय नागसेना। नागसेना के द्वारा ये बुद्धिज्म में आगे चल करके चेंज हो गए थे। और मिलिंद पहनो एक किताब आती है, एक राइटिंग आती है जो कि इनके ही टाइम में लिखी गई थी। इनका जो कैपिटल हुआ करता है दोस्तों वो सियालकोट हुआ करता था। इन्होंने क्या किया था, इंडिया में एक कॉइनेज का जो सिस्टम है वो काफ़ी एक लार्ज नंबर में उभर करके लेकर के आए थे। और पहली बार क्या देखा गया था इतिहास में, कोई भी कॉइन है
उसमें राजा का नाम सबसे ऊपर जिक्र दे रखा है, मतलब राजा की फ़ोटो दे रखी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो अगली जो डायनेस्टी है हमारे पास वो साका डायनेस्टी है, जो कि साका डायनेस्टी को हम लोग कहते हैं कि सिंथियान्स का जो नाम आता है कुछ इस तरह से आते हैं, जिसमें रुद्रमान का नाम आता है, वो यहाँ से ही ताल्लुक़ रखते हैं। और फिर उसके बाद आप लोग जो जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन देखते हैं वो इन्हीं के ही द्वारा आगे बढ़ाया जाता है, रुद्रमान के द्वारा ही। इसी के साथ ही विक्रम संवत भी आते हैं, इन्हीं से ही ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि विक्रमादित्य डिफिटेड साका, बाद में जा करके उन्होंने हरा दिया था, तो विक्रम संवत उभर करके चीज़ें आई थी। इसी के सामने हम लोग पार्थियंस के बारे में बातें करते हैं। पार्थियंस के बारे में अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो पार्थियंस के बारे में कुछ इस तरह से आती हैं कि ये लोग ईरान से चल करके हमारे भारत आए थे। और हुआ था क्या, इस टाइम में जो एक हमारे गोंडा GONDA गोंडा फेरनस एक कह सकते हैं कि फादर उभर करके आए थे, पादरी उभर करके आए थे, जो कि संत थॉमस से आए थे इंडिया, मतलब इज़राइल के रास्ते होकर के क्रिश्चियनिटी को वो आगे बढ़ाने के लिए। इसी के साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमारे कुशान डायनेस्टी उभर करके आए थे दोस्तों। तो कुशान डायनेस्टी के बारे में क्या कहा जाता है, कुछ इस तरह से चीज़ें हमारे सामने दर्शाई जाती हैं कि पार्थियंस को इन्होंने रिप्लेस कर दिया था और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अपना जो कब्ज़ा है वो जमा लिया था। सिल्क रूट का जो एक ट्रेड होता है, सिल्क ट्रेड रूट जो हम जानते हैं, उसको इन्होंने अपने अंडर में रख दिया था। इट वॉज फाउंडेड बाय कडफिस फर्स्ट, यह स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह है, KADPHISES, कडफिस फर्स्ट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। पहले ऐसे डायनेस्टी हुआ करते थे जहां गोल्ड कॉइन काफ़ी एक बड़ी मात्रा में हमारे सामने उभर करके आई थी, और उसी के साथ ही हाई प्योरिटी की भी बातें यहाँ पर की जाती हैं। कैपिटल अगर बातें करूँ तो कैपिटल इनका पेशावर होता है। पेशावर को हम लोग पुरुषपुरा के भी नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें लिखते जाइएगा। उसी के सामने मथुरा का जो सिग्निफिकेंस है कनिष्क के द्वारा काफ़ी अच्छा बढ़ाया गया था दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज की क्लास में मैं इतने ही पर एंड करता हूँ, और कल हम लोग फिर संगम एज की बातें कर करके अपनी इतिहास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमारा चेला चोरा पंड्या जो भी उभर करके चीज़ें आई थी। तो इतिहास देखिए दोस्तों कितना रोमांचक एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, और लोग इसको कहते हैं कि नहीं ये सारी चीज़ें काफ़ी बड़ी हैं। तो बस मैं आप लोगों से कहूँगा, जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात, और हमारे UPSC अखाड़ा से जुड़े रहिएगा और चीज़ों को आगे बढ़ाते जाइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू और जय हिंद।